बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन इमिशन को समझने के लिए आपको जो है ना एटम का स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। हमने कल पिछली जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें कुछ हमने एटम के जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट जो है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो एटम है उसके अंदर जो है जो सेंटर जो पार्ट होता है उसका, उसको कहते हैं न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस एलिमेंट का जो है वो एटम है। तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी होंगे। उसमें दूसरी बात ये कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एटम से नज़दीक होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर जो है उसने जिस तरीके से कैटेगराइज किया है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू शेल किया है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने मदार में चक्कर लगाते हैं, और हर मदार में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होती हैं। यहाँ पर 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ जो है ऑर्बिट होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो आई थिंक 6 या 7 होते हैं। तो 6-7 हैं तो ज़ाहिर बात है एटम का साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले ऑर्बिट में है, ये दूसरे ऑर्बिट में है, ये तीसरे ऑर्बिट में, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये दूर है और ये नज़दीक है। तो ये जो है वो थोड़ा समझना था कि उसमें क्या होता है। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जो सब ज़्यादा दूर होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है। अब इसका ताल्लुक क्या है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ताल्लुक क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन एमिशन से। इसमें क्या होता है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है। ठीक है, या जज्ब करेगा या खारिज करेगा अपने अंदर से। जब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर खारिज करता है तब क्या होता है। ठीक है, हम जो एनर्जी है वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जो है वो एनर्जी देनी है या उससे एनर्जी निकालनी है तो हम वो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी क्यों जाती है और उनके अंदर से एनर्जी निकाली क्यों जाती है, ठीक है, वो इसलिए की जाती है अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से यानी कि लोअर शेल से अपर शेल में मूव करवाना है, यानी कि इस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को आप इस ऑर्बिट में मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे मूव होगा, ठीक है, एज शर्त यह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जगह होनी चाहिए। तो हम इसको बाहर से कोई एनर्जी देंगे जिससे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्योंकि अब जितने भी यानी कि जो ऑर्बिट हैं उनकी एक अपनी जो है वो एनर्जी है जिसके मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजाफी एनर्जी हासिल कर लेता है तो वो क्या करता है, अपर जो है आपका जो है शेल है उसके अंदर मूव कर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जब किसी इलेक्ट्रॉन से हम एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, जब वो एनर्जी इमिट करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, हायर ऑर्बिट से मूव करके लोअर ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है। ये दो फेनोमेना है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट करता है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, जब वो इमिट करेगा एनर्जी तो वो क्या करेगा, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है। ये हम खुद से करवाते हैं, क्यों करवाते हैं ये हम इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर आगे पढ़ेंगे, इसका मकसद क्या होता है करवाने का। ठीक है, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर है न्यूक्लियस से उसको एनर्जी
हम लेट सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपर मूव करवाना है, ठीक है। अपर अब यहाँ पे लेट सपोज ये 3 ऑर्बिट हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिट हैं। तो इस अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूँ बाहर से, यानी कि एनर्जी दूंगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़ाहिर बात है एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपर मूव में शेल में मूव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई और अपर शेल तो नहीं है ना। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यानी कि एटम से अलग हो जाएगा, वो किसी भी एटम में नहीं आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ तो ये एनर्जी गेन करके यहाँ आ जाएगा, ये वाला एनर्जी गेन करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको दे रहा हूँ एनर्जी तो क्या होगा, ये एनर्जी गेन करेगा और फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो एटम से अलग हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी इमिट करता है, वो ज़्यादा देर तक किसी भी हालत में रह नहीं पाता। कैसे, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है, ठीक है, ली है एनर्जी, ठीक है, तो इसकी जो है वो एनर्जी स्टेट चेंज हो गई है, ये यहाँ पे मूव कर जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादातर रह नहीं पाएगा, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उस पर वापस आ जाएगा। या अगर मैं इससे एनर्जी, ये एनर्जी इमिट करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा, ठीक है, वो दोबारा क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा और ऊपर के अपने ऑर्बिट में दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में लेकर जाना है तो मुझे डबल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए आपको एक शेल जो है वो इजाफी पार करना है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका जो है वो आपको याद होना लाजमी है। आगे है व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। व्हेन अ small amount of an external energy is applied to the valence electron। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ये होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी ऑर्बिट के अंदर किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसकी आखिरी लास्ट जो शेल होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, ठीक है। दे गेन इनफ एनर्जी एंड ब्रेक द बॉन्डिंग विद द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब है ये जो इसका जो अपना एटम होता है, ठीक है, उसका जो क्या कहते हैं ज़ाती एटम है, ये है इसका एटम है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, थोड़ी अमाउंट में एनर्जी, क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट शेल के अंदर है, तो इसको फ्री करने के लिए बिल्कुल थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर मुझे इसको फ्री करना है तो मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसकी और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा है, इसकी और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी भी थोड़ी ही चाहिएगी। जब हम उसको एनर्जी देते हैं वो एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है, और इतनी उसके पास एनर्जी आ जाती है कि वो अपने पेरेंट एटम से टूट जाता है, उसको छोड़ देता है। द इलेक्ट्रॉन विच ब्रेक्स द बॉन्डिंग विद द पेरेंट एटम मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस अपने पेरेंट एटम से बॉन्डिंग जो बनी हुई है इसकी वो उसको तोड़ देता है, उसके बाद क्या है कि फ्रीली मूव करने लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह। These electron which move freely within the metal are called free electron। अब ये थोड़ी जो है ना समझने वाली बात है। इसको मैं अगर मैं तस्वीर के थ्रू अगर आपको समझा सकूं, अब अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, ठीक है। लेकिन एक जो आपका मैटर है, यानी कि जो भी आपका मेटल कह लो या मैटर कह लो, एक मेटल के अंदर एक एटम तो नहीं होता ना, उसके अंदर काफ़ी सारे एटम होते हैं सेम ही, यानी कि उसी एलिमेंट के, ठीक है। और उस एलिमेंट के सेम एटम के उन जो एटम्स हैं उनके दरमियान आपस में बॉन्डिंग बनी हुई होती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये इतना सा पीस है जिसके अंदर जो है वो आपको समझाने के लिए 9 जो है ना वो एटम शो किए गए हैं। अब 9 एटम के दरमियान जो है ना बॉन्डिंग बनी हुई है, तो जब किसी भी, यानी कि अगर ये देखें, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है जो वो फ्री होने के बाद, यानी इसको अगर हम इस देख लें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे था, इसने यहाँ पे बॉन्डिंग बनाई हुई थी, ठीक है। तो बॉन्डिंग बनाने क्या हुआ कि हमने जब इसको जी, क्योंकि वैलेंस एटम है आपका,
सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल है। तो वैलेंस शेल के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जब हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद इसने क्या किया कि एनर्जी गेन की, ठीक है, इतनी एनर्जी गेन की कि उसने अपने पेरेंट एटम से, यानी कि यहाँ जो एटम था ये वाला जो, उसके साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाई, जो बॉन्डिंग बनी हुई थी उससे वो उसने जो है वो बॉन्डिंग तोड़ दी और फ्रीली मूव करने लग गया। ठीक है, वो फ्रीली मूव करके इस जगह पे जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से इसको हम एनर्जी देंगे तो ये यहाँ पे मूव करने लग जाएगा, यहाँ पे मूव अब ये जो है इलेक्ट्रॉन, या इसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल नहीं है। और जब वो अपनी जगह छोड़ जाएगा तो वहाँ पे एक खला छोड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे था ना मौजूद, वो बॉन्डिंग तो बनी हुई थी ना, तो वहाँ पे एक जो जगह छोड़ जाएगा अपनी, उस जगह को कहते हैं होल। ठीक है, तो यही चीज़ जो है ना हमने इसके अंदर बताई हुई है कि एक जगह से these electrons which move freely within the metal are called free electron. However, these electron free cannot escape from the metal surface. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल के अंदर ही रहेंगे, मेटल उस मेटल सरफेस को जो है वो छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल हम यहीं तक बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो गया, लेकिन ये है अभी भी मेटल की, उस मेटल के अंदर ही। ठीक है ना, फ्री हो गया है, उस मेटल के अंदर ही है, उस मेटल को उसने छोड़ा नहीं है, उस मेटल की सरफेस से वो अभी बाहर नहीं निकला, यानी कि इतना फ्री नहीं हुआ कि वो उसको बाहर निकल सके। इतनी एनर्जी उसने गेन नहीं की अभी कि वो उस मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाए। हाँ, इतनी एनर्जी अभी उसके पास आ गई है कि वो अपने पेरेंट एटम को आराम से आसानी से जो है वो छोड़ सकता है। उसके साथ जो उसने बॉन्डिंग बनाई हुई थी उस बॉन्डिंग को उसने तोड़ दिया। ठीक है। In order to make this free electron to escape from metal, an additional external energy is required. This energy is applied in the form of heat, electric field or light. इस इलेक्ट्रॉन को अब मज़ीद जो है ना वो इस मेटल की सरफेस से जो है वो अलग करने के लिए, इसे निकालने के लिए, मेटल की सरफेस को छोड़ने के लिए मज़ीद जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उस वो एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हो सकती है, या लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो फ़िलहाल हमारा लेक्चर इतना ही है। फ़िलहाल आप इस चीज़ को थोड़ा स्टडी करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कैसे करता है एनर्जी, एब्जॉर्ब कैसे करता है, इमिट करने में क्या क्या कंडीशन होती है, ये सारी आपको जो है ना केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें मिल जाएंगी, या फिज़िक्स के अंदर जो है चीज़ें मिल जाएंगी। इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह हम आगे फिर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है वो उसकी टाइप किस तरीके से होती है, उसकी टाइप होती क्या है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।